हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं एंड यूनिट नंबर सेकंड का जो लेसन नंबर फर्स्ट है सबवृत्त लेखन, आज की इस क्लास का हमारा यही टॉपिक है। इसी कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने भी लेसन थे 1 to 5 लेसन सभी को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। तो अगर आपने किसी भी लेसन को मिस कर दिया, किसी भी लेसन को आपने नहीं देखा है, तो इसी प्लेलिस्ट में जाके आप यूनिट नंबर फर्स्ट के 1 to 5 लेसन को ज़रूर से देखना, क्योंकि सभी लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में हर एक चैप्टर से, हर एक लेसन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सारे लेसन ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो अगर आपने किसी भी लेसन को मिस कर दिया तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देखना। सो आज के इस क्लास में हम इसी लेसन को डिस्कस करने वाले हैं, लेसन नंबर फर्स्ट को। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड यहाँ से स्टार्ट है हमारे चैप्टर आउटलाइन, मतलब कि आज के इस लेसन में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को स्किप मत करना। हम ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं रहेगा, बट जितनी देर में क्लासेस को मैं अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करवा दूँगी, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ क्लासेस के एंड तक बने रहना। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, प्रस्तावना दे रखा है। प्रस्तावना का मतलब है कि हमारा जो लेसन है जिसके ऊपर दिया गया है, मतलब कि हमारा जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, वही हमारे प्रस्तावना के अंदर बताए जाते हैं। तो पहले हम इस लेसन के बारे में समझते हैं कि लेसन जो है हमारा किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसके अंदर हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आज के टाइम में आप देखोगे कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, चाहे वो हमारे एजुकेशन के फील्ड में है, चाहे वो जॉब के फील्ड में है, किसी भी फील्ड में जाके आप देख लो कि आज के टाइम में जो प्रतिस्पर्धा है, मतलब कि कंपटीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक पर्सन को अपना बेस्ट लेके चलना होता है, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने हर एक चीज़ को अपने दूसरे पर्सन से कंपैरिजन में ज़्यादा लेके चलना होता है। मतलब कि अगर ज़्यादा नहीं भी है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है या हमारे पास में जो स्किल है, हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम दिन प्रतिदिन, डे बाय डे उसको इंक्रीज़ करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक तरीके से एक्सपीरियंस है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो एक पूरा पर्यावरण है, पूरा जो एक इन्वायरमेंट है हमारा कंपटीशन वाला, उसमें हम दूसरे लोगों से कंपटीशन कर पाते हैं और अपने लाइफ में आगे की तरफ में बढ़ते हैं। तो इस लेसन में देखो, इसी के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है। देखो, सबवृत्त का अर्थ क्या होता है और इसका स्वरूप क्या होता है। तो देखो, सब का मतलब होता है अपना, मतलब सब मतलब कि अपना, आपका चाहे मेरा, किसी का भी अपना। और वृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त तो आपने काफ़ी मैथ में भी पढ़ा होगा। तो वृत्त का मतलब होता है घेरा, या आप बोल सकते हो एक सर्कल। तो यहाँ पर क्या है, अपना ही एक सर्कल, मतलब कि एक सर्कल जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप आते हो, आपका व्यक्तित्व आता है, आपकी पर्सनैलिटी आती है, आपके स्किल, नॉलेज, ये सब कुछ आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमसे रिलेटेड है। मतलब कि इसके अंदर हमारा कोई फैमिली मेम्बर या हमारे कोई फ्रेंड नहीं आते हैं, इसमें हम अपने मतलब एक पर्सनली तौर पर बात करेंगे। तो सब का मतलब अर्थ होता है अपना, और वृत्त का मतलब होता है घेरा या चारों ओर, आप ऐसे भी समझ सकते हो एक सर्कल टाइप में। तो सबवृत्त का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि अपने चारों ओर, दूसरे शब्दों में मतलब कि हमारे चारों ओर, हमारे आसपास में या हमसे जितने भी रिलेटेड जानकारी है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, यही कहलाती है हमारी सबवृत्त। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, आपसे रिलेटेड आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी, ये सभी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है, यही कहलाती है सबवृत्त। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी एक पर्सनल लाइफ है या हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो व्यक्तित्व है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, काफ़ी सारे हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन रहते हैं। ये पूरा अगर हम कहीं पे प्रोवाइड करते हैं तो ये कहलाता है सबवृत्त लेखन। तो आप समझ सकते हो सबवृत्त क्या होता है एंड सबवृत्त लेखन क्या होता है। सबवृत्त का मतलब है हमारे बारे में, हमारी पर्सनली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में पर्सनली इन्फॉर्मेशन, लाइक आपकी एज कितनी है, आपका मतलब कि बैकग्राउंड किस तरीके से है, आपकी एजुकेशन किस तरीके से है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड जानकारी, वो कहलाती है सबवृत्त।
और अगर आप इसी जानकारी को, इसी इन्फॉर्मेशन को अगर किसी को प्रोवाइड करते हो, लाइक एक जॉब प्लेस पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी हो, तो जो कि आप रेज्यूम के थ्रू प्रोवाइड करते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो यही कहलाता है स्ववृत्त लेखन। तो आपको अब जाके क्लियर हो गया होगा कि स्ववृत्त क्या है एंड स्ववृत्त लेखन क्या है। तो यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे भी हम नौकरी करते हैं, मतलब कि कहीं पे भी अगर हम जॉब करते हैं या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा कि आप स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपको नहीं भी मिलता तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी को तो देखा ही होगा कि जिसको स्कॉलरशिप मिली थी, या तो स्कूल टाइम में या तो कॉलेज के टाइम पे। तो वहाँ पर देखो स्कॉलरशिप लेने के टाइम पे, या मान लो किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर, या इवन देखोगे कि किसी की शादी भी हो रही है, किसी की मैरिज भी है, तब भी वहाँ पर उसके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी को पता लगाया जा सके कि वो जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए जो एक स्ववृत्त है, इसको तैयार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप देखोगे, अगर मान लो आप कहीं पे जॉब करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ, तो जॉब करने से पहले आपको रेज्यूम देना होगा, जिसमें आपके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, मतलब कि सारी चीज़ें आपसे पर्सनली आपसे रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इसी के साथ में कोई भी मान लो आपको अवार्ड मिल रहा है, कोई भी पुरस्कार मिल रहा है, या पदोन्नति होता है। पदोन्नति का मतलब होता है कि आप किसी जॉब पे काम कर रहे हो, अगर आपका प्रमोशन हो जाता है वही कहलाता है पदोन्नति, मतलब जिसको हम पद उन्नति बोल सकते हैं। मतलब कि आपके पद का उन्नति हो गया, मतलब कि जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो या काम कर रहे थे, तो वहाँ से अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम पद उन्नति। तो यहाँ पर क्या होता है कि नामांकन पत्र भरते समय जो स्ववृत्त है इसकी देने की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर आपका चाहे प्रमोशन हो रहा है, चाहे मान लो कि आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, या आप किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फर्स्ट टाइम ही अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको एक स्ववृत्त को तैयार करना होता है, जिसमें आपके बारे में इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। तो वही चीज़ है, बार बार हम वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल पर्सनली है, निजी है। निजी का मतलब पर्सनल होता है कि हमारी पर्सनली है, बिल्कुल शैक्षणिक है कि हमारा एजुकेशन किस तरीके से, हमारा एजुकेशन मतलब बैकग्राउंड किस तरीके से हमने स्टार्टिंग में किया, मतलब स्कूल के बाद आपने क्या क्या किया, पूरा एक्सपीरियंस भी इसमें आ जाता है। कार्य संबंधी मतलब कि काम से रिलेटेड आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं, ये सारा जो है संस्कृत रूप से लेखा जोखा जो होता है वो हमारे स्ववृत्त में होता है। तो आपको यहाँ पे जाके क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि स्ववृत्त है क्या। देखो यहाँ पे नाम मतलब सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम पढ़ के हमें नहीं पता चलता है कि हमारा टॉपिक क्या है। इस वजह से ये जो क्लासेस है ये मैं आपको इसलिए ही प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में क्या हो जाता है कि हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा प्योर दे दिया जाता है, और जो इतना ज़्यादा प्योर दे दिया जाता है कि वो कई बार समझ नहीं आता है। इस वजह से सभी वर्ड को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी, बिल्कुल आपसे आपके लाइफ से रिलेट करते हुए, जिससे आपको सारे वर्ड भी समझ आ जाएंगे। और साथ साथ ही जो वर्ड थोड़े से डिफ़िकल्ट है मैं आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी, जिससे आपको सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ में आगे करते हैं। इसके बाद में देखो क्या होता है, यहाँ तक तो आपको सारा समझ में आ गया कि स्ववृत्त क्या है एंड स्ववृत्त लेखन क्या है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर, ताकि मतलब जितने भी जानकारी है वो इसके अंदर आते हैं। अब कौन कौन से जानकारी आते हैं, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आते हैं, देखो इसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, बट यहाँ पे क्लासेस में मैं आपको थोड़ा सा और डीपली बताऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ पे देखो स्ववृत्त को अगर आप रेडी करते हो, तैयार करते हो, लिखते हो, तो वहाँ पर क्या क्या हम इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले उसके नाम को देखोगे कि एक्चुअल में वो है कौन पर्सन, तो सबसे पहले उसका नाम इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम स्ववृत्त लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नाम है बिल्कुल क्लियर तरीके से वहाँ पे होना चाहिए। नाम में कोई भी देखो कई का नाम ऐसा रहता है कि वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक या लगता है कि उसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे देखो
तो यहाँ पर हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड ही यहाँ पे हमारा जो नाम है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ अक्षरों में होना चाहिए। इसके साथ में आता है जन्म तिथि। जन्म तिथि का मतलब है DOB, हमारी डेट ऑफ बर्थ, कि हमारा जो मतलब कि हमारा जो जन्म तिथि है किस डेट को है, कौन से ईयर में था, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि आयु के लिए सीमा निर्धारित होती है। जैसे आप देखोगे कई सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे एज लिमिट रहती है कि इतनी एज तक के ही पर्सन इसके लिए एलिजिबल है और जो दूसरे पर्सन है जो यहाँ पे नहीं ले सकते। तो इन सारी चीज़ों को सवृत्त के अंदर देखा जाता है। अगर किसी जॉब पे एज का कोई भी लिमिटेशन नहीं है तो कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकते हैं। बट कई बार आप देखोगे, चाहे किसी एजुकेशन में ही देख लो, कई कोर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एज लिमिट रहते हैं कि आप इतने कम से कम आपका एज इतना ज़्यादा होना चाहिए तभी आप उस कोर्स के अंदर इंक्लूड हो सकते हो एंड उसके अंदर आप एनरोल हो सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप चलो एजुकेशन का थोड़ा सा कम दिखाई देता है, बट अगर आप जॉब का एग्जाम्पल लोगे तो आप ज़्यादातर देखोगे हर एक एग्ज़ाम में, तो कुछ एग्ज़ामों को छोड़ के ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है एज लिमिट दे दिया जाता है। ज़्यादातर देखोगे आप गवर्नमेंट जॉब में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जन्म तिथि को देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में होता है हमारे पेरेंट्स की डिटेल, कि हमारे माता पिता का नाम क्या है, कई बार उनका क्वालिफ़िकेशन या उनका जो पूरा वर्किंग का है कि वो हाउसवाइफ है या जॉब करते हैं, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, वो यहाँ पे दिया जाता है। तो पहले हम अपने पेरेंट्स का नाम वहाँ पे लिखते हैं, देन उसके बाद में कोई हमारा जो एक बिल्कुल स्थायी, मतलब कि हमारा जो एक परमानेंट एड्रेस है वो हमें यहाँ से पूछा जाता है। अगर पूछा गया है तो वहाँ पे दिया जाता है, अगर नहीं पूछा गया तो हमारी मर्ज़ी है। बट अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आपको देना ही देना है तो वहाँ पर जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे दिया जाता है। और इसके साथ ही अगर हमने सवृत्त को लिख दिया है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई रिस्पॉन्स है, चाहे हमारे लिए कोई भी फीडबैक आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या है, हम अपने उस फीडबैक को लेने के लिए अपना एड्रेस डालते हैं ताकि हमारे एड्रेस पे ही सारी इन्फॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके बाद में नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि हमारा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, मतलब कि हमने स्कूलिंग कहाँ से करी, हमारा स्कूल का जो पूरा एड्रेस है, या हमने कौन सा क्लास, मतलब कौन सी क्लास हमने कहाँ से की, इस तरीके से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। देन उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किया, ये सारे भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि देखो इसमें बताया भी गया है कि इसमें सीनियर सेकेंडरी या इंटर से आरंभ करके, मतलब कि आपके 10th क्लास से लेके अब तक के जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने स्टडी की है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। लाइक आपने BA किया है, MA किया है, B.Ed किया है, मतलब कि जो भी चीज़ हमने किया अभी तक उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है। इसी के साथ में ही यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं किस बोर्ड से दिया, जैसे कि आप देखोगे कि कई बार ऐसा लिखा जाता है कि आपने CBSE से या किसी दूसरे बोर्ड से किया है, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही आपके 10th में 12th में आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, कौन से कॉलेज से किया है, कहाँ से किया है, उसका पूरा एड्रेस, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एजुकेशन से संबंधित, मतलब कि रिलेटेड होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे शैक्षणिक योग्यता के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुभव संबंधी सूचना। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस, कि हमने अपने अभी तक के लाइफ में हमने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है हर एक चीज़ में, चाहे हमारा एजुकेशनल रिलेटेड हो सकता है, चाहे हमारे जॉब से रिलेटेड हो सकता है, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है किसी भी जॉब के अंदर। तो यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस को बताया जाता है। जो सवृत्त लेखन है इसमें अगर हमारे पास में कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसमें बताया जाता है कि हमने इस पद पर, मतलब कि आपकी जो भी पोस्ट थी, आपका काम का जो भी तरीका था या जिस भी तरीके से आप काम करते थे, जैसे कि मान लो कोई कंप्यूटर वर्क है या आपका किसी दूसरे तरीके से वर्क था, तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति अनुभवी है, ये बिल्कुल फ्रेशर है। इससे यहाँ पे जो है पता लगाया जाता है। इस वजह से सवृत्त जो है हमारी पर्सनली सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे बारे में सारे चीज़ों को जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सवृत्त लेखन के द्वारा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है एंड 7th पॉइंट है पाठ्येतर क्रियाकलापों संबंधी सूचना। अब इसका मतलब क्या है,
देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहले बताती हूँ। अगर आप स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कि आप एक तो स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि नॉर्मली बस अपना एजुकेशन जो भी रहता है, जैसे 10th 12th जो भी क्लासेस होगी उसने अपनी स्टडी किया और अपना पास आउट हो गया। एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो कि अपने स्कूल में अपने एजुकेशन भी करता है, मतलब कि अपनी क्लासेस को भी पास आउट करता है, साथ ही साथ वो काफ़ी सारे दूसरे फील्ड में भी जाता है, लाइक कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, किसी का सिंगिंग में रहता है, किसी का डांसिंग में रहता है। इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं जो कि स्कूल में तरह तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पढ़ाई के साथ में, अपने स्टडी के साथ साथ में इस तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही कहलाता है हमारा पाठ्येतर क्रियाकलाप। तो यहाँ पे देखो शैक्षणिक संस्थाओं मतलब कि जहाँ पे हम अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं शैक्षिक संस्थाओं, या हो सकता है कि कोई निजी क्षेत्र हुआ, मतलब कि कोई प्राइवेट स्कूल हुआ या प्राइवेट कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन हो गया। वहाँ पर देखोगे आप निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त, मतलब कि हमारा जो एजुकेशन है, लाइक हम 10th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन के टाइम पे हैं, तो किसी भी तरीके से हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में ही अलग गतिविधियाँ मतलब कि दूसरे एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो शैक्षणिक योग्यता है या हमारे कार्य संबंधी जो अनुभव रहता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वर्किंग को लेके या हमारा एजुकेशन से लेके, इसके अलावा भी यदि सांस्कृतिक या खेलकूद संबंधी गतिविधियों में किसी का इंटरेस्ट रहता है, किसी का एक्सपीरियंस रहता है, तो वो भी यहाँ पे बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो एक पर्सन है जिसने स्कूल भी पास आउट कर लिया एंड उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया, देन उसके बाद में अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो सवृत लेखन को जब लिखेगा तो वो वहाँ पे अपने स्कूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे कि हमने 10th कैसे किया, 12th कहाँ से किया। इसके साथ में ही स्कूल टाइम पे उन्होंने अपने एजुकेशन के अलावा दूसरे किस फील्ड में पार्टिसिपेट किया, लाइक स्पोर्ट में उन्होंने कोई सा मेडल जीता हो या स्पोर्ट में ही दूसरे किसी सर्टिफिकेट को उन्होंने अचीव किया हो। इसके साथ में ही मान लो कॉलेज टाइम पे भी ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा तो, कि हमारे एजुकेशन के साथ साथ ही दूसरे काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर उसमें हमने किसी भी चीज़ को अचीव किया है, मान लो हमारे पास में कोई मेडल है या हमने कोई सर्टिफिकेट को वहाँ पे अचीव किया, तो हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि हम अपना एडिशनल चीज़ों को भी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ ही हमारी किस चीज़ में इंटरेस्ट है इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। आप देखोगे हर जगह ऑप्शन दे ही दिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में। तो वहाँ पे लोग अपना पर्सनली जो भी उनका मन करता है या जिसमें भी उनका रुचि रहता है वो वहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से पूरा सवृत को तैयार किया जाता है जिसमें हम अपने बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अन्य सूचना। अब देखो इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, इसके अलावा भी कई सारे पर्सन के पास में अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस रहते हैं या अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। अगर आपके पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कोई भी कॉलम है तो वहाँ पर हम अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, जो कि जो इन्फॉर्मेशन है तो हमसे ही रिलेटेड लेकिन वो एडिशनल है। हो सकता है कि हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी का हम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लाइक हमारे ब्रदर किस पोस्ट पे, हमारी सिस्टर किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपने अभी तक के ये जो 7th पॉइंट है, यहाँ तक के अगर पॉइंट के थ्रू बात करें तो यहाँ तक आपने जितना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है और आप चाहते हो कि सवृत लेखन के अंदर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कि अन्य सूचना के अंतर्गत दे सकते हो। ये होता है अन्य सूचना। इसके बाद में लास्ट है संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर मान लो किसी भी जॉब से रिलेटेड आपके पास में एक पोस्ट आ जाती है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन भी पूरा हो जाता है, बट लास्ट में जाके जो एजेंसी है जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे वो क्या करते हैं, एक सामाजिक रूप से कि समाज में जो सामाजिक मतलब हमारे आसपास में रहने वाले जो पर्सन हैं उनके मन के अकॉर्डिंग हम कैसे, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, तो यहाँ पे रेफरेंस लिया जाता है हमारे आसपास के लोग के, हमारे पड़ोसी के,
उसको बोला जाता है संदर्भ। अगर आपने देखा होगा तो अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे किसी पर्सन का सिलेक्शन हो जाता है, देन उसके बाद में आप देखोगे जब उनका पूरा सब कुछ एंड हो जाता है, मतलब कि उनका इंटरव्यू भी और उनका सिलेक्शन सब कुछ हो जाता है, लास्ट में जाके उनसे रेफरेंस लिया जाता है कि उनका जो समाज है उसमें उनका व्यक्तित्व किस तरीके से लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन जो है, मतलब कि कोई भी संबंधित पर्सन जो कि हमारे बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, बट वो हमारा फैमिली मेम्बर नहीं होगा। मतलब कि ये नहीं कि वो हमारे पेरेंट्स ही है या हमारे ब्रदर सिस्टर ही है, वो नहीं, हमारे फैमिली का पर्सन नहीं होना चाहिए, हमारे समाज का आदमी होना चाहिए, हमारे समाज का कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि हमारे बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो रिलेटेड पर्सन होते हैं उनका भी नाम, उनका जो भी नेम है, उनका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे बताया जाता है, जिससे हमारे चरित्र के बारे में, मतलब कि हमारे बारे में थोड़ा सा और पर्सनली इंफॉर्मेशन को इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पूरा तरीका था हमारा स्ववृत्त लेखन को तैयार करने का। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप किसी पॉइंट को ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसी के साथ में ही अगर आपको बीच में कोई भी ऐसा लगता है कि कोई किसी भी वर्ड से रिलेटेड आपको पूछना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट है स्ववृत्त के गुण। अब हम ये समझेंगे कि अभी तक की क्लास में हमने ये बार बार डिस्कस किया है कि स्ववृत्त क्या है, स्ववृत्त क्या है एंड स्ववृत्त लेखन क्या है। तो ये तो पूरा आपको क्लियर हो ही गया क्योंकि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम समझेंगे कि ये जो स्ववृत्त होता है इसके गुण कौन कौन से हैं, मतलब कि इसके फ़ायदे, या आप ये समझ सकते हो कि इसके डीमेरिट्स कौन कौन से हैं। तो उन्हीं सारे पॉइंट को यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इनके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक की क्लास में हमने बार बार यही देखा है कि स्ववृत्त जो है किसी व्यक्ति के बारे में ही उसकी व्यक्तित्व का आईना होता है, मतलब कि वो एक तरीके से मिरर है हमारे बारे में, हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का। इसी के साथ में ही इसमें काफ़ी सारी विशिष्टताएं होती है जो कि हमारे बारे में लिखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ विशेषताएं होती है जिस पर ध्यान दिया जाए तो आवेदक के बारे में काफ़ी सारे इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब इनके गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है पूर्णता। अब पूर्णता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी हमारा जॉब है, या मान लो किसी की शादी हो रही, विवाह हो रहा है, या कोई भी पुरस्कार, मतलब कि कोई भी अवार्ड मिल रहा है, तो जिस भी दृष्टि से जो हमारा स्ववृत्त है लिखा जा रहा है, मतलब कि आपका जो स्ववृत्त है जिससे भी रिलेटेड है, मतलब चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे मैरिज से रिलेटेड है, चाहे अवार्ड से रिलेटेड है, मतलब कि जिससे भी संबंधित है उनके अनुसार ही हमारी जानकारी जो है स्ववृत्त में आ जानी चाहिए। तो पूर्णता का मतलब ये है कि आपका जिससे भी रिलेटेड है, मतलब कि आपके जॉब से रिलेटेड है, या मैरिज से रिलेटेड है, या किसी अवार्ड से रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग ही अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, दैट इज़ पूर्णता, जिसको हम बोलते हैं पूरी तरह से। तो पूरी तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहिए भी और किया भी जाता है। तो स्ववृत्त लेखन का ये सबसे फर्स्ट गुण है पूर्णता का, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में जिस भी फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है संक्षिप्तता। अब संक्षिप्तता का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल संक्षिप्त ब्यौरा होता है, मतलब कि वहाँ पर आपको ये नहीं कि उसके बारे में बार बार कुछ किसी न किसी, मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करके आप स्ववृत्त को लेंथी बना दो। लेंथी नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल शॉर्ट में ही बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। मतलब कि हमारा जो स्ववृत्त है ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए और इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि हमारे उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रह जाए। तो आप समझ सकते हो संक्षिप्तता का मतलब ये है कि शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, लेंथी भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक मिडल टाइप में होना चाहिए। बट जितना हम उसमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताना है। ये नहीं कि हम उसमें फालतू चीज़ों को या किसी मतलब कि जो हमारे काम की नहीं, हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कर दें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए भी बताती हूँ।
कि किसी पर्सन को मान लो उसके वर्किंग प्लेस पे वो जहाँ पे भी जॉब करता है उसका प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन तो उसके मेहनत के ऊपर मतलब उसकी जो हार्ड वर्किंग है उसके बेस पे मिलता है। तो मान लो हार्ड वर्किंग के बेस पे किसी पर्सन का प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन के लिए जब सवृत लिखा जा रहा है उस व्यक्ति से रिलेटेड, तो उसमें उसके फैमिली के बारे में मतलब कि डीपली डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है, प्रमोशन तो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के हार्ड वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उसके पर्सनली लाइफ के बारे में ज़्यादा डीपली हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें किसी के शादी के बारे में, किसी के मैरिज हो रहा है, तो वहाँ पर जो लेखन है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, लाइक उसके फैमिली के बारे में, उसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हमारे फील्ड के अकॉर्डिंग माना जाता है कि हमारे कौन से इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा और किसको लेस इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो संक्षिप्तता का मतलब यही है कि हमारा आकार ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट जितना भी हो क्लियरली तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। साथ ही यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में गिवन भी किया गया है कि मान लो अगर नौकरी से या विवाह आदि के लिए अगर कोई भी लेखन को तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे 1 या 2 पृष्ठ मतलब कि 1 या 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अनावश्यक वर्ण मतलब कि जो हमारे काम के नहीं है, जो बिल्कुल एक तरीके से एक्स्ट्रा है, जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है, उन सभी से बचना चाहिए, मतलब उनका विस्तार करने से बचना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब है कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कि हमारा जो सवृत है इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है वो इसका प्रभावशाली होना है, मतलब कि इसका इफ़ेक्टिव होना है, कि हम किस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट करें ताकि जो रिसीवर है, प्राप्तकर्ता का मतलब होता है रिसीवर, तो जो हमारे सवृत लेखन को रिसीव करता है वो कितना ज़्यादा प्रभावित होता है, मतलब कि वो हमारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ के रीड करके कितना ज़्यादा हमारे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, मतलब कि हमसे कितना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है, अफेक्ट होता है। तो यही होता है हमारा प्रभावशीलता। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि अच्छी गुणवत्ता के सफ़ेद कागज़ पर इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग, मतलब कि हमारे कंप्यूटर के थ्रू जो टाइपिंग की जाती है, या बोल सकते हो आप कि जो सवृत लेखन है बिल्कुल साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। और साफ़ स्वच्छ के अलावा भी मतलब इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी सही तरीके से देना चाहिए। ये नहीं कि हमने पेजेस को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया बट इन्फॉर्मेशन को हमने सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा जो लेखन है, सवृत लेखन है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। कई बार इस वजह से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो सवृत लेखन है ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बन सके। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रमाणिकता। इसका मतलब है कि हमारा जो सूचना है कितना ज़्यादा प्रमाण के तौर पर है, मतलब कितना ज़्यादा वो एक तरीके से आपका सही इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप कई बार देखोगे कई पर्सन ऐसा करते हैं कि अपने लेखन में कई बार झूठी बातों को, मतलब कि जो चीज़ हमसे रिलेटेड नहीं है उसको भी डाल देते हैं अपने आप को थोड़ा सा और इफेक्टिव दिखाने के लिए। लाइक अगर उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वहाँ पे एक्सपीरियंस को डाल देना, तो ये सब गलत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे लेखन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली हो सके तो यहाँ पे प्रामाणिकता का गुण देखा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि हमने मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन को हमने प्रोवाइड किया है उसके साथ में ही कोई ना कोई कॉपी, मतलब कि यहाँ पे संलग्न करी चाहिए। मतलब संलग्न का मतलब होता है अटैच करना। जैसे कि अगर हम अपने एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते कि हमारे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन के टाइम पे कितने परसेंटेज थे या कितने मार्क्स थे, तो उस कंडीशन में अपने उन्हीं सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उन सभी की कॉपी करवा के उसके साथ में अटैच करना है। इससे क्या होता है कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया एक तरीके से उसका प्रूफ है जो कि साथ ही अटैच है। तो यहाँ पे प्रामाणिकता का मतलब यही है कि हमने जिन भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है वो कितना ज़्यादा सही है या गलत है, इसके बारे में जो कॉपी है उसको अटैच करना ही उसकी प्रामाणिकता कहलाती है। जिससे क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि आपने क्लियरली प्रोवाइड किया है या कोई झूठी बातों को इसमें डाल दिया है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाता है। इसके बाद में स्पष्ट एवं सरल भाषा, मतलब कि हमने अपने लेखन को जो लिखा है कितना ज़्यादा सरल लैंग्वेज में लिखा। मतलब कि देखो एक हिंदी में भी अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं, चाहे आप उसको इंग्लिश में लिख लो,
किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, लेकिन जो स्पष्टता है, जो सरलता है, वो हर एक लैंग्वेज में अपने आप ही उसको पढ़ के ही पता चल जाता है कि आपने कितने इजी तरीके से लिखा है या कितने डिफ़िकल्ट तरीके से लिखा है, जो जिससे क्या होता है कि वर्ड को समझना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो सवृत में जो हमारे शब्द है या हमने जिस भी लैंग्वेज का यूज़ किया है वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है, जो हमारे लेखन को लेगा, लाइक अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपके रेज्यूम को चेक करेगा उनके अकॉर्डिंग हम उसको काफ़ी ज़्यादा इजी बनाएंगे ताकि सामने वाला पर्सन हमारे सारे इन्फॉर्मेशन को इजी तरीके से समझ सके और हमारे बारे में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया वो सामने वाले पर्सन सेम उसी तरीके से समझे जिस तरीके से हमने उनको बताया। तो ये पूरा तरीका था गुण के बारे में, जिससे क्या होता है कि हमारे सवृत के बारे में पता चलता है कि हमारा जो सवृत लेखन है कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा सही है। इसी के साथ में बताया कि यहाँ पे नाम को अन्य अक्षरों से मोटा लिखना चाहिए, मतलब कि सबसे पहले जो हमारा नेम आएगा वो आप रेज्यूम में भी देखोगे हमारा नाम जो है उसको थोड़ा सा जो उसका साइज़ है उसको बड़ा कर दिया जाता है, मतलब मोटा कर दिया जाता है, जिससे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। इसी के साथ में कुछ दूसरे वर्ड्स होते हैं जो कि छोटे, मतलब देखो नॉर्मली ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए बट इतना बड़ा होना चाहिए हमारा नेम जो कि दूसरे वर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। इसी के साथ में बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट अक्षर होने चाहिए और जितने भी हमने तथ्य बताए, जितने भी हमने अपने बारे में विशेषताओं को बताया है, मतलब हमारे बारे में अगर कोई एक्सपीरियंस है या हमारे बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर देना चाहिए, मतलब गहरा कर देना चाहिए, जिससे वो और ज़्यादा चमक सके और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके और बिल्कुल अट्रैक्टिव हो सके। इसके साथ में ही एक बार पूरा बनने के बाद में उसको खुद से भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और को प्रोवाइड कर दे रहे, प्रोवाइड करने के बाद मतलब उनको भेजने के बाद में उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट एक बार हम खुद से ही चेकआउट कर सकते तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी गलतियां हैं या कौन सा चीज़ है जो कि हमें फिर से एक बार रीराइट करना चाहिए। तो यहाँ से खुद भी हमें चेक कर लेना है। ये पूरा तौर तरीका होता है जिससे हमारा सवृत लेखन जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसके बाद में देखो सवृत लेखन का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखो इस तरीके से रहता है, जैसे कि सबसे पहले है नेम, जो अभी अभी हमने क्लास में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, ये सेम उसी के बेस पर है। देखो नेम दे रखा है जैसे कि रविराज शर्मा, उनका डेट ऑफ बर्थ दे रखा है इस तरीके से, उनके पेरेंट्स का नाम दे दिया, उनका एड्रेस दे दिया और उनकी शैक्षणिक योग्यता दे दिया कि उन्होंने अपनी उत्तीर्ण परीक्षा कौन कौन से परीक्षा को उन्होंने पास किया, किस विश्वविद्यालय मतलब किस यूनिवर्सिटी से या किस स्कूल से कंप्लीट किया है, कौन से साल उन्होंने पास आउट किया है, कितने मार्क्स आए उनके, कौन सी श्रेणी में आए थे, स्कूल या कॉलेज या संस्था का नाम, इस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद में जैसे कि हम एक्सपीरियंस का कॉलम बना देते हैं, संस्था का नाम कि हमने कहाँ पे जॉब किया था या कहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस रहा है, किस पोस्ट पे हमने काम किया था, कितने टाइम तक किया था, समय से मतलब किस टाइम से लेके किस टाइम तक किया, मतलब कि जिस टाइम पे हमने ज्वाइन किया था तब से लेके और जब हमने छोड़ा, मतलब जितना टाइम भी आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया था, अपना जॉब किया था, उससे रिलेटेड। अगर इसके बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन लेना है और भी एग्जांपल देखना है तो आप बेशक अपने फैमिली मेम्बर का ही या आप गूगल पे ही किसी का रेज्यूम को आप चेकआउट करना, वहाँ से आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरीके से किसी के बारे में सवृत लेखन को लिखा जाता है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था, पूरा लेसन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि सवृत किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए, इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसके जो भी इम्पोर्टेंस थे वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है मेनली इसी से रिलेटेड रहेगा। तो ये पूरा हमारा लेसन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप क्लासेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सिंपल तरीके से बिल्कुल समझा है, सारी चीज़ों को क्लियरली समझा है। तो क्लासेस को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करना, साथ ही इसको शेयर भी ज़रूर से कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस लेसन की जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहो तो खुद भी इसको SOL के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड किस तरीके से किया जाता है ये इसकी भी एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसी चैनल पे, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। अदरवाइज़ आप चाहो तो टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।